हम जानते हैं कि अगर दो अलग अलग त्रिभुजों में सभी संगत भुजाओं की लंबाई समान होती है तो वो दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने कुछ बात अभिगृहित यानी एक्सियम और अभिधारणाओं यानी पॉस्टुलेट्स के बारे में भी कर रखी है। मैं चाहता हूं आप लोग इन दोनों के बीच भ्रमित ना हो। कभी कभी इसे हम भुजा 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 प्रमेय यानी साइड 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 थ्योरम भी बोलते हैं और कभी कभी इसे भुजा 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 अभिधारणा या अभिगृहित यानी साइड 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 पॉस्टुलेट या एक्सियम भी कहते हैं। ये मददगार साबित होगा अगर हम इनके बीच का अंतर समझ लें। पॉस्टुलेट या एक्सियम केवल अनुमान होते हैं। इसी जगह थ्योरम यानी प्रमेय वो होता है जिसे तर्क के साथ और मूलभूत पॉस्टुलेट या एक्सियम की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं यानी उसकी उपपत्ति कर सकते हैं। गणित में हम कुछ मूलभूत अभिधारणाएं या कहें बेसिक अजम्पशंस मान लेते हैं और इन्हें ही हम एक्सियम या पॉस्टुलेट भी कहते हैं। इसे लिखते हैं एक्सियम और पॉस्टुलेट्स। फिर इनकी मदद से हम थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम एक्सियम की मदद से किसी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और फिर उस थ्योरम का प्रयोग करके और इस एक्सियम का प्रयोग करके हम एक तीसरे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों थ्योरम का प्रयोग करके एक तीसरे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इस एक्सियम से इस थ्योरम पर जा सकते हैं। फिर ये दो हमें किसी और थ्योरम पर ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि गणित की हमारी समझ और गणित के हमारे तर्क इन्हीं सब एक्सियम, पॉस्टुलेट और थ्योरम्स के बीच घूमता रहता है। यही कारण है कि हम सर्वांग समता की बात करते समय शुरू में ही भुजा 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 सर्वांग समता नियम को प्रूफ करने पर नहीं जाते हैं। इसके पहले बाकी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। काफी बार तो हम एस को पॉस्टुलेट या एक्सियम मान लेते हैं। चलिए फिलहाल तो हम थ्योरम और पॉस्टुलेट या एक्सियम में अंतर समझते हैं। बहुत सी किताबों में इसे भुजा 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 प्रमेय भी कहा जाता है, हालांकि वे इसके प्रूफ की बात नहीं करते हैं। मैं इन बातों को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस वीडियो में भी हम इसे सही मानकर चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे भी आप कितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल, एक वृत्त है। ये बन गया हमारा वृत्त। इसका केंद्र यानी सेंटर है ए। हमारे पास एक कॉर्ड यानी जीवा है। ये इस वृत्त का व्यास यानी डायामीटर नहीं है, तो ये हो गए उसके अंत्य बिंदु। ये एक खंड के जैसा होगा। हमारे पास एक रेखा है जो इस जीवा को समद्विभाजित करती है। ये रेखा केंद्र से होकर जाती है। हम इसे चाहें तो त्रिज्या यानी रेडियस भी कह सकते हैं। ये होते हुए जाएगी इस ए से इस वृत्त के परिधि पर। इसे ठीक से बना लेते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब इसकी लंबाई बराबर होगी इसकी लंबाई के। हमने इसे ठीक से बना लिया है। दिस रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमारा मकसद यहां पर है, हम यहां पर प्रूफ करना चाहते हैं कि ये त्रिज्या इसे समकोण पर समद्विभाजित करती है। बाकी बिंदुओं को भी चिन्हित करते हैं। ये हो जाएगा बी। इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि खंड ए बी लंब है खंड सी डी पर। और आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि हम यहां पर भुजा भुजा भुजा, आप इसे जो भी कहें, थ्योरम, पॉस्टुलेट या एक्सियम, हम इसकी मदद से ही इसे करेंगे। यह भी वाजिब है कि इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास त्रिभुज होना जरूरी है और यहां तो अभी एक भी नहीं है। हालांकि हम यहां त्रिज्याओं की मदद से कुछ त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये है एक त्रिज्या। इसकी लंबाई वृत्त के रेडियस आर यानी त्रिज्या के बराबर ही होगी। हम ठीक ऐसा ही इधर भी कर सकते हैं। एसी की लंबाई भी आर के बराबर होगी। अब हम जानते हैं कि इन दो रेखाओं की लंबाई समान है। इसे चिन्हित कर लेते हैं। एडी सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है एसी के। हम ये भी जानते हैं क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये खंड बराबर है इस खंड के। रुकिए, इस वाले को भी कोई नाम दे देते हैं, इससे आसानी होगी। इसे ई मान लेते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। सी ई बराबर है डी ई के, यानी उनकी लंबाई समान है।
हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, यहाँ बाएं वाला त्रिभुज और यहाँ दाएं वाला त्रिभुज, दोनों ही भुजा ए को साझा यानी शेयर करते हैं। तो ई ए बराबर होगा ई ए के। दिस इज इक्वल टू इटसेल्फ। बोथ ट्राइंगल्स यूज द सेम साइड। इस स्थिति में हमारे पास दो अलग अलग त्रिभुज हैं जिनकी सभी संगत भुजाएं सर्वांगसम हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये भुजा तो दोनों त्रिभुज साझा करते हैं, इसलिए ये भी बराबर है। तो भुजा 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 यानी साइड 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 के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ई। अरे माफ कीजिए, ये ए बी सी नहीं, ये ए ई सी होगा। फिर से लिखते हैं। तो त्रिभुज ए ई सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ई डी के। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या मदद मिलेगी। इससे तो केवल भुजाएं सर्वांगसम साबित हुई। आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो फिर उन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण भी सर्वांगसम होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोण यहां पर कोण सी ई ए का माप बराबर होगा कोण डी ई ए के माप के। विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी ई ए। यह इसलिए मददगार है क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। दोनों कोण एडजेसेंट हैं, आसन्न है। इनसे एक सरल रेखा बनती है। इसका मतलब इनका योग 180 अंश होगा। सीई ए बराबर भी है और संपूरक भी है डीई ए के। इसका मतलब सीई ए का माप जमा डीई ए का माप बराबर होगा 180 अंश के। विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। हम डीई ए को सीई ए से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मेजर ऑफ एंगल सीई ए। अब हम इसे 2 गुणा कोण सीई ए का माप बराबर 180 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा कोण सीई ए का माप बराबर 90 अंश के। ये माप होगा कोण डीई ए का भी, क्योंकि ये दोनों समतुल्य हैं। यहां पर ये कोण है 90 अंश का और ये वाला कोण भी 90 अंश का है। इन्हें छोटे से हरे वर्ग से दर्शा सकते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि खंड सीडी पर ए बी लंब है।